इम्पोर्टेंट है। द MC मेहता बेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑल्सो नोन एज विलियम गेस। पॉइंट 8 Establish the rule of absolute liability by which is the wrongdoer। यहाँ पे क्या कर रहा था? Absolute liability किसकी दौरान? By which the wrongdoer के दौरान is liable when without his fault and with no exceptions। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का अगर वीडियो नहीं देखा है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है अगर आप नहीं जानते तो मेरा दूसरा वीडियो है वहाँ पे जाके चेक कर सकती है। एंड द नेक्स्ट द MC मेहता वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट बैकग्राउंड। श्रीराम फूड फर्टिलाइजर लिमिटेड ए दिल्ली बेस्ड प्राइवेटली ओन्ड fertilizer plant was located in the city thickly populated area of Kratinagar, which was home to approximately 200 people। जो श्रीराम फूड फर्टिलाइजर जो LTD लिमिटेड ऑफ दिल्ली बेस्ट करती है, प्राइवेटली ओनर है, ये प्राइवेट ओनर है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये एक फैक्ट्री है जो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली 200 पीपल वहाँ पे लिविंग कर रहा था। द फैक्ट्री केमिकल प्रोसेस, द फैक्ट्री का मेन पर्पस क्या था? केमिकल प्रोसेस कर रहा था, फैक्ट्री केमिकल प्रोसेस कर रहा था जहाँ पे एंड hazardous substances that cause the public nuisance। देखिए बहुत सालों से वो जो फैक्ट्री है वहाँ पे वो बहुत सारे न्यूसेंस कमिट कर रहा था डे टू डे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे आर लिविंग टू आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री। जो लोग फैक्ट्री के बाहर रहता था उन लोगों का बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता था, न्यूसेंस कमिट कर रहा था डे टू डे। सो MC मेहता जहाँ पे बोला MC मेहता ए पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी जो था, MC मेहता एक पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी था। फाइल ए रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 21 and 32 to the Supreme Court on December 4 and 6, 1987, seeking a closure and relocations of the theory Sriram and caustic chlorine and sulfuric acid plant। डेफिनेटली यहाँ पे क्या बताया गया है, जब MC मेहता पब्लिक इंटरेस्ट हुआ उसने एक पिटीशन फाइल किया था, ठीक है, उसने एक पिटीशन फाइल किया था, ये पिटीशन है, इसने एक पिटीशन फाइल किया था अंडर आर्टिकल 21 and 32 के अंडर। सो 21 में क्या बताया गया? 21 अगर आप आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में बताएगा नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात कर रहा था। और जो वहाँ पे जो MC मेहता जो पिटीशन फाइल किया था जो वहाँ पे ऑलरेडी न्यूसेंस कमिट कर रहा था, ठीक है, और आर्टिकल 21 भी वायलेट किया था एंड 32 भी वायलेट किया था, ठीक है। सो आर्टिकल 21 जो वहाँ पे आउटसाइड ऑफ जो फैक्ट्री का जो आउटसाइड में जो भी वर्कर था, जो भी पब्लिक था आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री में, वहाँ पे उन लोगों को बहुत लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो रहा था, उन लोगों को लाइफ ऑफ लिबर्टी जो है उन लोगों का इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑन December 4 and 6, 1987 में क्या MC मेहता ने क्या एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट को, जो फैक्ट्री ऑफ श्रीराम किल वहाँ पे क्या कर रहा था? क्लोरीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को क्या करना है? बंद करना है। इसमें एक बात जरूरी है, जब उसने पिटीशन फाइल किया था MC मेहता पिटीशन जब फाइल किया था तब वहाँ पे कोई भी गैस लीक नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ पे गैस लीक नहीं हुआ था। जब इसने पिटीशन फाइल करने के बाद ही वहाँ पे गैस लीक हुआ था, जब पिटीशन क्या पेंडिंग में था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन था वो पेंडिंग में था। तो नेक्स्ट इज जजमेंट हम देखेंगे। आप जजमेंट आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है केस को। अगर मेन बेसिक पॉइंट आपको स्टडी करना है तो मैं बेसिक पॉइंट ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बताया गया जजमेंट में, हम जजमेंट अब स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट जजमेंट। The Supreme Court hold that if any person who by reason of poverty or disability of socially economically
disadvantaged position cannot be approached court of justice if would be the open to any of public separate and individual bring on the action of the fundamental right, and this can be done also the by addressing of letter of court. देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, अगर कोई भी बंदा को अगर प्राइवेटली अगर डिसेबिलिटी हुआ है और सोशली और इकोनॉमिकली उसको अगर डिसएडवांटेज का पोजीशन है तो वहाँ पे कैन नॉट अप्रोच नहीं कर सकती है कोर्ट, जस्टिस अप्रोच नहीं हो सकती है. इट वुड बी ओपन टू एनी पब्लिक, अगर यहाँ पे कोई भी ओपन करती है पब्लिक इंटरेस्ट होती है तो इंडिविजुअल टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर विंडिकेशन जो होता है वहाँ पे इंडिविजुअल एक एक्शन ला सकती है. फंडामेंटल राइट वायलेट किया है उसने तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 वायलेट किया है तो ये कभी भी कोर्ट अप्रोच नहीं करेगा अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा. एंड दिस कैन बी डन ऑल्सो बाय एड्रेसिंग द लेटर ऑफ कोर्ट. ये क्या होगा, कोर्ट की एड्रेसिंग के लिए लेटर ऑफ कोर्ट होगा. तो इसके लिए क्या होगा, जो इट होल्ड एट द अंडर आर्टिकल 32, ठीक है. तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 32 में क्या बताया गया है, तो इट हैज ऑल्सो पावर इंक्लूडेड द पावर ऑफ फॉर्ज न्यू रेमेडी एंड डिजाइन न्यू स्ट्रेंजेस. यहाँ पे जो स्ट्रेंजेस जो बारे में बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है फंडामेंटल जो राइट है वो क्या आर्टिकल 20 क्या होगा, ऑल पावर इंक्लूड है और फॉरेंस न्यू रेमेडी इंक्लूड किया है. तो यहाँ पे जो रेमेडी के बारे में बताया गया है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है और आप रेमेडी क्लेम कर सकती है. तो इस केस में ऐसे ही हुआ था. तो इट इंक्लूड नॉट ओनली द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो प्रिवेंटिव रिलीफ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, इन पर्टिकुलरली आस्क फॉर द कंपेंसेशन एंड आफ्टर ऑफ आर्टिकल 21. डेफिनेटली देखिए यहाँ नंबर 2 में क्या बताया गया, नंबर 2 के पॉइंट में क्या बताया गया है, यहाँ पे जो बताया गया है it include not only preventing the infringement of fundamental right but also providing relief against a breach of fundamental right, in particular ask for compensation after breach of article 21. ठीक है. तो आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, लाइफ टू लिव, लाइफ टू जो लिव के बारे में बताया गया है और लाइफ टू लिबर्टी के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 20, वो फंडामेंटल राइट है. फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट करती है, अगर कोई भी इंडिविजुअल एनी इंडिविजुअल वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट देन एंड आफ्टर ब्रीच होने के बाद यू कैन गेट कंपनसेशन. ठीक है, तुम क्या ले सकती हो, कंपेंसेशन ले सकती हो. ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21 कंपेंसेशन ले सकती है. So it includes the private corporation whose activity have to the potential and the effective life of the health and people under the ambit article 21. तो यहाँ पे प्राइवेट कॉर्पोरेशन की एक्टिविटी जो है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन की एक्टिविटी है, अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन वो स्टेट की ही प्रोवाइड किया जाती है, स्टेट के अंडर में ही रहती है. लेकिन आर्टिकल 12 में बताया गया है अगर, ठीक है, अगर कोई भी वायलेट करती है फंडामेंटल राइट को तो स्टेट लायबल होगा. स्टेट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन. सिटीजन का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना किसका अधिकार है, सिटीजन का अधिकार है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट केस and consequences, the judgment of the change scope of environmental law in India. तो judgment of change किया था उन scope में environmental law in India. So environmental law is the first time an industry was held responsible for the accident and forced to pay compensation. तो ये पहला फर्स्ट केस है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ा एक केस था और इंडस्ट्रियल सिस्टम को ही चेंज किया. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एंड द इंडस्ट्री वेज होल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो इन केस में क्या इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हो गया फॉर एन इस एक्सीडेंट के लिए एंड फोर्सली वो पे करने कंपेंसेशन, उसको क्या करनी है, वो कंपेंसेशन पे करेगा. कौन पे करेगा, फैक्ट्री पे करेगा. सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इस केस में. पहले आपको लिखना है यहाँ पे जो केस का जो मेन केस का जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज द विलियम केस एंड द MC बैकग्राउंड का केस का, MC मेहता का केस का जो बैकग्राउंड है उसको लिखना है. जहाँ पे यहाँ पे आपको पहला लिखना है कि इट इज कमिट टू द न्यूसेंस. यहाँ पे न्यूसेंस कमिट किया है पहला. एंड MC मेहता
पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी फाइल रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 21 में 21 एंड 32, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। December 4 and 6 1986, ये लिखना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट जो जजमेंट है, जजमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट जो आपको लिखना है, पहला लिखना, ये क्या हो गया है इस केस में, रीजन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी और सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन कैन नॉट बी अप्रोच कोर्ट फॉर द जस्टिस। ये एक पहला है जजमेंट, ये दिया पहला जजमेंट। एंड दूसरा जजमेंट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये था, यहाँ पे कहा कि द न्यू रेमेडी एंड द डिजाइन न्यू स्ट्रेंजेस टू द इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। तो ये नेक्स्ट हो गया है। एंड द यहाँ पे इसके अंडर में आर्टिकल 21 भी आता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करती है, डेफिनेटली आप उसको अगेंस्ट में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 लाइफ ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है। कंपेंसेशन ले सकती है ब्रीच होने के बाद, 21 में बताया गया है। एंड आपको लिखना है इंक्लूडेड कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन के बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया, वो पोटेंशियल है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आपको कंसीक्वेंस लिखना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।